हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। और बहुत कुछ है इसके अंदर, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या क्या है। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को अपने को। सबसे पहले तो देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको क्या लगता है कि सिर्फ बिजली ही सब कुछ है? जी नहीं। अगर हमें, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आती है सेल। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी में हम जब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स की बात में आते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज देखना पड़ता है कि चार्ज जो है ना वो किस हिसाब से फ्लो कर रहा है। वहां पे उस एंगल से हम इसके अंदर सारी चीजें देखते हैं। इट इज समथिंग दैट ए बॉडी अटेन्स व्हेन इट लूजेस और गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स। ये चार्ज का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब कोई भी बॉडी होती है ना, या तो वो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर उसको लूज कर दे। तो ये सारा का सारा चार्ज का वही गेम होता है। आपने कई बार देखा भी होगा कि हम जैसे कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, ऊपर 2 पॉजिटिव लिख देते हैं, किसी के साथ ऊपर नेगेटिव, जैसे सपोज कीजिए है ना कि कोई एक्स सब्सटेंस है, ऊपर -1 लिख देते हैं कईयों के, है ना। तो ऐसे ये जो करते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर -1 लिख दिया। तो ये इसका मतलब सिंपल सा ये रहता है, ये जो हम लिखते हैं ऊपर केमिस्ट्री में लिखते हैं ये सब चीज़ें हम, तो ये क्या है, एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर चार्ज क्रिएट करने की कोशिश होती है। ये जब हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा थोड़ा सा डीपली इस चीज़ों को देख लेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, या तो वो लूज हो जाए या इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, हम चार्ज बोलते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन आपका लूज हो गया तो क्या हुआ, आपके पास क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, क्योंकि आपका नेगेटिव चार्ज चला गया इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो वो नेगेटिव चार्ज से डिपिक्ट होना शुरू हो जाएगा। बस इस तरह से आपको समझना है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो लेबल्स है ना, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्चुअली में पतंग पे एक चाबी सी छोटी सी लटका के इसने वो किया था, एक एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था कि ऊपर आकाश की बिजली वगैरह का, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं ना कि वो बिजली फिर फर्दर जो है वो कहाँ जाती है, तो वो सब हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसके बिहाफ पे इसने क्या किया था, 2 तरह आर्बिट्रेरी नाम दे दिया था 2 चार्जेस को, एक पॉजिटिव बोल दिया था और दूसरे को नेगेटिव बोल दिया था। किसने बोला था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। और इसने यही बताया था कि ये जो होता है ना, सिमिलर जो चार्जेस रहते हैं, यहाँ देखिए अगर 2 चार्जेस सिमिलर हैं, ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह ही है। जब मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें यही चीज़ें देखने को मिलेंगी कि नॉर्थ नॉर्थ पोल है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ साउथ पोल है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ भी यही है, अगर पॉजिटिव चार्ज को पास में रख दिया जाए तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, लेकिन एक तरफ नेगेटिव को रखा जाए तो वो भी दूर जाएंगे, क्योंकि सेम चार्ज आपने रखे हैं। लेकिन एक तरफ पॉजिटिव रख दें, एक तरफ नेगेटिव रख दें, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये वही है कि ये बॉय है, मान लो ये गर्ल है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन बॉय है तो हट पक पक वो वाली सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है दोस्त। गर्ल है तो एक दूसरे को भगा दिया, बॉय है तो एक दूसरे को भगा दिया, और निकलो यहाँ से, ऐसे वाला सीन है ये, ठीक है दोस्त। अब देखिए कि जो चार्ज है, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि भैया करंट की तो डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट की एक डायरेक्शन होती है कि हम बोलें कि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन चार्ज को हम डायरेक्शन नहीं बोलते हैं। चार्ज एक जैसे स्पीड होती है और वेलोसिटी होती है ना, बिल्कुल सेम ही कंसेप्ट है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है और ऐसा ही यूनिट इसकी क्या रहती है, कूलम्ब रहती है, जबकि आपको पता है कि करंट की एम्पियर रहती है। करंट और चार्ज में कंफ्यूज मत कर देना, चार्ज जो है इसकी कूलम्ब है और करंट की एम्पियर रहती है। इलेक्ट्रिसिटी इज एसोसिएटेड विद द चार्ज, सबसे बेसिक यूनिट इसकी चार्ज ही है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूँ, इसके अंदर देखिए सेम चार्ज होता है, लेकिन जो प्रोटॉन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहता है। लेकिन रहता कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये जो डायरेक्शन है ना ऊपर की, इसका मतलब 10⁻⁻19। तो ये जो आपका चार्ज रहता है ये इतना रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन में पूछेगा तो यहाँ नेगेटिव साइन लग जाएगा, अगर प्रोटॉन में पूछेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लग जाएगा, ठीक है दोस्त। तो न्यूट्रॉन में नहीं पूछेगा, उसमें नहीं होता है, ठीक है, वो न्यूट्रल रहता है। आगे अब कंडक्टर की मैं बात करता हूँ। देखिए 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं यूजुअली, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे देखेंगे। एक तो हो गया जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें, और एक हो गया जो रोक दे कि भैया तुम यहाँ से पास नहीं हो सकती। जैसे ये वैसा ही है ना कि पुलिस नाका लगा हुआ है और पुलिस आगे खड़ी है, वो बोलेगी कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते इस गली से, पुलिस ने रोक दिया है ना कि निकलो यहाँ से वापस। और एक हो गया कि पुलिस कह रही कि चलो जाओ भाई,
तुम भी जाओ भाई, एक वैसा सा हो गया। तो ये जो है कंडक्टर का काम क्या है बेसिकली, कि जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज है ना उसको अपने थ्रू ये फ्लो होने देते हैं, ये बिल्कुल भी उसको रेजिस्ट नहीं करते हैं। जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आप देखिए ना कि अगर कहीं पे करंट फ्लो कर रहा है, आप वहाँ पे आयरन का यूं पीस लगाइए तो वहाँ से तुम्हारी बॉडी में ना आ जाए और तुम्हारे छक्के ना छूट जाए, ठीक है ना। तो वो क्या है, ये मेटल्स जो है ना यूजुअली ये जो होते हैं ये करंट को फ्लो करने देते हैं। जबकि आप देखिए कि ह्यूमन बॉडी और अर्थ जो होते हैं ना ये एक्ट लाइक ही कंडक्टर करते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर भी क्या हीमोग्लोबिन है, आप देखिए ना, तो आयरन हो गया आपकी बॉडी के अंदर भी, तो आपकी बॉडी भी क्या है, एक तरह की कंडक्टरी है। जो अर्थ है वो भी एक तरह की कंडक्टरी है। हम देखेंगे कि आगे चल के देखेंगे कि जो करंट फ्लो करता है ना वो अर्थ के अंदर फ्लो कर जाता है। ये हम जब अर्थिंग करते हैं अपने घर के अंदर तो वहाँ भी ये कंसेप्ट यूज होगा, हम आगे चल के इसके अंदर पूरा देखते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अगर बेस्ट कंडक्टर देखना हो इलेक्ट्रिसिटी का, मैं हीट का नहीं बोल रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी का बोल रहा हूँ, तो सिल्वर जो है सबसे बेहतरीन कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स में जैसे गोल्ड, कॉपर, ब्रास, सी वाटर और सिल्वर, पानी के अंदर भी देखिए कि करंट फ्लो कर जाता है। तो इंसुलेटर कौन से होते हैं, इंसुलेटर होते हैं जो रोक देते हैं कि भैया हम अपने बीच में से तुम्हें फ्लो नहीं करने देंगे, करंट को ये अपने बीच में से फ्लो नहीं करने देते। जैसे कि आप देखिए डायमंड हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, ऑयल हो गया। आप देखिए ना कि अगर किसी को करंट लग रहा है, मान लीजिए उसका हाथ में यूँ करंट लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक तो आपके पास लोहे का रोड है, आप यहाँ तो उसके हाथ को यूँ लोहे के रोड से हटा दीजिए। एक आपके पास ऐसा ऐसा रबड़ का रोड है या लकड़ी का रोड है, तो किसी को यूं यूं करंट लग रहा है तो आप इस रोड से यूं हटा दीजिए। आप किससे हटाना पसंद करेंगे बताइए। एक बंदा बोलेगा कि भैया मेरे को तो लोहा अच्छा लगता है, मैं तो माचो मैन हूँ, वो लोहे से हटाएगा और खुद भी जकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि लोहे में से भी करंट पास करना शुरू करेगा और आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन वहीं पर रबर जो है या वुड है तो उनमें से पास नहीं करता, तो आपको करंट नहीं लगेगा, उसको हटाते हुए आप जरूर सेफ रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। आप देखिए अब कूलम्ब्स लॉ इसके अंदर पढ़ते हैं। हमने देखिए कि ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा, केपलर के लॉ पढ़े। तो जो ग्रेविटेशन में जैसी चीज़ हमने पढ़ी थी ना कि कोई भी दो बॉडी होती है G m1 m2/r², वो हमने देखा था ना, तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ भी इस्तेमाल होता है। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी और जो आपका ग्रेविटेशनल वाले कंसेप्ट है ना बिल्कुल डिट्टो सेम ही आपको देखने को मिलेंगे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज इधर पड़ा है, ये एक इधर पड़ा है ना। ऐसी यहाँ फिर ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर पड़ा है, ये नेगेटिव चार्ज इधर पड़ा है, कोई भी दो चार्जेस हो, है ना, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये एक दूसरे से रिपेल होते हैं। लेकिन अगर हमें ये अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स निकालनी हो कि किस फोर्स से ऐसा कर रहे हैं, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम कूलम्ब का लॉ भी बोलते हैं। F = K Q1 × Q2/r²। Q1 क्या होता है, पहला चार्ज, Q2 क्या होता है, दूसरा चार्ज। कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये भी कैसे भी हो सकते हैं। तो नीचे क्या है, इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये देखिए r डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो वो उसका स्केयर मैंने नीचे लिख दिया। और k क्या है, एक कांस्टेंट है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमेशा वही पुट आपको करनी होती है। तो वही चीज़ हमने बता रखी है कि इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना वो एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि जो आपकी जो फोर्स है, ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे रिपल्शन है, ये जो होती है ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखिए ना कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Q1 × Q2 के है, और ऐसे ही अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। लेकिन अगर मैं इनवर्सली बोलूँगा तो आप देखिए ना कि F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है, तो वो इसीलिए r² डिनोमिनेटर में आ रखा है। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर ये भी इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि इनके बीच का डिस्टेंस को बढ़ा दिया, अब बताइए कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो कम होगी या ज़्यादा होगी। आप देखिए ना डिनोमिनेटर को अगर आप बढ़ाएंगे तो ये जो फोर्स है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, एक ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। या फिर ये बोले कि ये दोनों चार्जेस को बढ़ा दिया या किसी एक चार्ज को बढ़ा दिया, तो बताओ फोर्स कम होगी कि बढ़ेगी। तो आप बोलेंगे कि भैया न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या है, बढ़ेगी, क्यों, तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यही तो मतलब होता है डायरेक्टली इन्वर्सली का। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने बता रखी है। और अगर कोई कूलम्स कांस्टेंट, k को क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, अगर कोई इसकी वैल्यू पूछ ले तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है दोस्त, तो ये छोटी सी मैंने डेरिवेशन फॉर्म में भी लिख दिया और ऐसे भी लिख दिया, अब जैसे आपको समझना हो आप समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। आप देखिए कि कोई भी चार्ज है, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऐसे जैसे एक मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट मान लो ये मैग्नेट पड़ा है, एक आयरन की पिन होगी ना, इतनी दूर पे भी होगी ना तो वो यूँ खींच लेगा उसको। ये किस वजह से हो रहा है,
मैग्नेट का क्या है, एक फील्ड है, यूं एक एक लाइंस निकलती हैं, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ऐसे ही आप ये मत समझना कि बिजली की तार में से बिजली यूं गुजर रही है, ये दे दनादन दे दनादन, और आप यूं सोचे कि मैं बिल्कुल बहुत तेजी से यूं करंट जा रहा है हाई वोल्टेज का, और आप सोचे कि मैं बिल्कुल पास से यूं यहाँ खड़ा हो जाता हूं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खींच लेगा वो तुम्हें। इसीलिए आप देखिए कि जो वायर्स होती हैं ना, उनके बाहर की जो कोटिंग होती है वो किसकी की होती है, रबर की, प्लास्टिक की, इनकी की होती है, इंसुलेटर्स की होती है, इसी को इंसुलेशंस भी बोलते हैं। कईयों के अंदर बहुत एक्स्ट्रा कोटिंग की होती है, जो हाई वोल्टेज वाली वायर्स होती है, अंदर आप देखेंगे तो एक यूं लपेटने वाला मटेरियल भी निकलता है, बहुत कुछ निकलता है, 3-4 लेयर की कोटिंग निकलती है जब हम देखते हैं तो वो इसीलिए की जाती है कि भाई जो बाहर व्यक्ति खड़ा है उसको करंट ना लगे दोस्त, ठीक है भाई। तो ये जो इसके आसपास का एरिया है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। हमेशा बोला जाता है कि पॉजिटिव चार्ज से यूं बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के अंदर यूं समा जाएगा। अब वैसे भी समझना, ब्लैक होल हो गया या कुछ भी नेगेटिव चीज़ हो, तो वो क्या है, अपने अंदर समा रही है हर चीज़ को। जो पॉजिटिव चीज़ है वो क्या कर रही है, अपनी पॉजिटिविटी को जो स्प्रेड कर रही है, आप ऐसे समझ सकते हैं, उससे आपको याद रहेगा, ठीक है दोस्त। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। समझना, मान लो कि ये जो है इसके आसपास का पूरा फील्ड है, यहाँ पे एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इसको अगर मैं प्लेस कर दूं तो ये जो है उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा ना, अभी हम कूलम लॉ करके आए कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो जो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा ना, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अब ये हो सकता है कि ये बहुत तेजी से इसको खींच ले अपनी तरफ, या ये हो सकता है बहुत तेजी से इसको दूर को रिपेल करे। अब ये कितनी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, इसी को क्या बोल रहे हैं, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। यही बोलते हैं ना कि इस बात की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी गहराई है, कितनी तीव्रता है, ये बताओ। तो यहाँ से ही पता लगेगा ना कि इस छोटे से चार्ज को ये अपने अंदर कितना जल्दी संभाले या कितना यूं फेंक दे जो दूरी से, तो यहीं से तो पता लगेगा कि भाई ये इसकी क्या पावर है। तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज्ड होलो कंडक्टर इज जीरो। अगर ये देखिए, ये मान लीजिए एक स्फीयर है, अब स्फीयर जो है इसके अंदर क्या है कि चार्ज्ड होलो स्फीयर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, होलो कंडक्टर हो सकता है। अब मान लो कि ये जो जैसी इलेक्ट्रिसिटी आएगी ना, तो वो उसके आउटर सरफेस से ही बाहर निकल जाएगी, आप समझना, क्योंकि आउटर सरफेस क्या है, कंडक्टिंग है। लेकिन अंदर क्या है, अंदर तो आप देखिए ना एयर भरी पड़ी है, और एयर क्या है, एक तरह से इंसुलेटर बिहेव करेगा। अगर एयर कंडक्टिंग हो जाए, आपके आसपास एयर कंडक्टिंग हो जाए, तो एयर में हल्का किसी ने यूं बिजली छोड़ी भाई, तो तुम भी लपेटेगे और खत्म तुम भी। एयर कंडक्ट नहीं करती बिजली, जबकि आप देखिए कि यहाँ पे किसी भी चीज़ को यूं उड़ा दिया जाए ना, इसके बीच में यूं बीच उड़ा दिया जाए, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बाहर कितना भी करंट फ्लो करता रहे। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओगे इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर जाके, फिर तो आप वो टच में आ गए ना इसके, फिर तो आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज नहीं पड़ेगा। खड़े होना भी है तो चप्पल पहन के खड़े होना, नंगे पैर मत होना, नहीं तो वो सारा करंट तुम्हारे अंदर भी फ्लो कर जाएगा। समझ गए इस चीज़ को, यानी इसके अंदर का फील्ड जीरो ही होता है, बाहर ही पूरा का पूरा कंडक्ट हो जाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए प्लेस इज पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड बाय, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ना हम पिक्टोरियली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव से चार्ज निकलेगा और नेगेटिव में घुसेगा, ये कुछ बस यही समझा रखा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अभी तक हमने चार्ज की बात की, अब हम पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी मेजर्ड बाई द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कोई एक यूनिट चार्ज था, ये इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ था भाई, इसको उठा के यहाँ इसके फील्ड में, ये जो एक चार्ज है ना, इसके फील्ड में रखना हो अगर, तो कितना काम हमें करना पड़ जाएगा, इसको कितना काम करना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्योंकि आप देखिए ना कि ये तो बहुत दूर कहीं पड़ा है, इसको उठा के इसके फील्ड में रखना है, और इसका खुद का एक फील्ड है यूं फैला हुआ, तो आप इसको यहाँ तो ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो वो जो इसको काम हमें करना पड़ेगा, अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो भी हमें उधर से लेके यहाँ तक कुछ रखना पड़ेगा, अगर इसको रिपेल कर रहा है तो भी वहाँ से उठा के यहाँ रखने में हमें मेहनत लगेगी, क्योंकि ये उसको यूँ फेंकेगा, आप यूँ रख रहे हो, तो ये मेहनत कर रहे हो ना, आप काम कर रहे हो ना, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसको दूर से यहाँ पे इसके फील्ड के अंदर रखने को ही एक तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इसी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और आप देखिए इसमें कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं, इसलिए ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल सरफेस इज सेम एट ईच पॉइंट एंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। अब आप देखिए कोई भी स्फीयर है, मान लीजिए आपके पास ये एक स्फीयर है,
ऐसा करके मान लो, ठीक है। अब इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा ना, वही आप अंदर भी घुस जाएंगे ना, यहाँ से अंदर यहाँ भी घुसेंगे, इधर घुसें, इधर जाएं, इधर सरफेस पे जाएं, या अंदर की तरफ यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, यहाँ भी सब जगह पे वी ही रहेगा। ये यही बता रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए स्फेरिकल सरफेस, ये होलो नहीं है, ये सॉलिड सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस। होलो के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है ना भाई, होलो के अंदर तो एयर है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये सॉलिड स्फीयर जो है ना, इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा ऑन द सरफेस और इनसाइड, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अर्थ इज कंसीडर टू बी जीरो। अर्थ के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि कभी भी आप खड़े हैं, आपका हाथ नंगी तार को लग गया, तो आपके हाथ से करंट आपकी बॉडी में पूरा फ्लो करके और नीचे अर्थ की तरफ जाएगा और अर्थ के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। जिसका पोटेंशियल जीरो है वहां पे करंट फ्लो करेगा, हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। अभी हम आगे भी देखेंगे। इसीलिए जो आपके घर की अर्थिंग की जाती है, एक बहुत मोटा सा मेटल का पीस होता है, उसके वायर से लपेट के बहुत नीचे गहराई में खड्डे तक डाल के और ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, और उसी के साथ क्या होता है, आपके घर की एक लाइन का कनेक्शन कर दिया जाता है कि कभी भी आपके घर के अंदर अगर एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा करंट फ्लो कर रहा है तो वो आपको ना लगे। आप देखिए कि अगर आपकी अर्थिंग नहीं हो रखी ना, आप यूँ स्विच लगा रहे हैं, कई बार आपके हाथ में यूँ करंट लगेगा, कि इसका मतलब आपकी अर्थिंग प्रॉपर नहीं हो रखी है। तो अगर अर्थिंग हो रखी होती है तो वो क्या है, उस एक वायर होती है, उस वायर के थ्रू ही नीचे ज़मीन में चला जाता है, तो आपको करंट नहीं लगता है, ठीक है। इसीलिए ज़मीन का जो अर्थ का जो है पोटेंशियल, उसको जीरो माना जाता है। फिर वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। एक पॉइंट से, कोई भी इस पॉइंट से मान लो इस चार्ज को यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके आना है, तो ये इसके लिए जो काम हमें करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए कि वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल की बात करते हैं तो वोल्ट से डिपेंड होता है ना, वोल्ट से डिपिक्ट होता है। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डिफरेंस किसी भी चीज़ का होता है ना, तो हम डेल्टा लिख देते हैं, यू डेल्टा, और साथ में वोल्ट है तो वी लिख दो। मतलब डेल्टा का सीधा सा मतलब है कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। दो चीज़ों के डिफरेंस को हम डेल्टा लिख देते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज on equipotential surface is zero because potential remains same throughout the surface। आप देखिए कि कोई भी दो डायरेक्शन यहाँ पकड़िए, आप ए पॉइंट पकड़ो, ये पी पॉइंट पकड़ो। अगर मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट है और मैं बोलूँ कि यहाँ भी 5 वोल्ट है, तो क्या इसके अंदर करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पे जीरो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है इधर और इधर ना, ये बराबर नहीं होना चाहिए। अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपने एक करंट को टच किया, वहाँ पे हाई वोल्टेज का करंट था, आपने यूँ टच किया, आपकी बॉडी से पास करके नीचे ज़मीन में चला गया। ज़मीन का हम बोल रहे हैं जीरो वोल्टेज होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि 10 वोल्ट को आपने हाथ लगा लिया, तो यहाँ ज़मीन में आपने भेज दिया, ज़मीन में जीरो वोल्टेज है, तो ऐसे फ्लो कर जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा। लेकिन आप देखिए कि वहीं पे अगर सेम करेंगे तो फ्लो नहीं करेगा। आप कभी भी देखना, खंभों के ऊपर पक्षी बैठे होते हैं, इन पक्षियों को कभी भी करंट नहीं लगता। ये नंगी तार पे भी बैठ जाएंगे तब भी करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वोल्टेज सेम होने की वजह से। अगर इसी पक्षी का कॉन्टैक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि आप इसकी जगह पे आप खड़े हैं, मान लो आप नीचे ज़मीन पे खड़े हैं, आपने यूँ हाथ से ये नंगी तार पकड़ ली। अब क्या हुआ, आप तो ज़मीन पे खड़े हैं, तो ज़मीन का वोल्टेज जीरो है, तो यहाँ से हाई वोल्टेज से जीरो इस तरफ बहने लग जाएगा, तो वो आपकी बॉडी से पास कर जाएगा। इसीलिए पक्षी को तो कुछ नहीं हो रहा, वो तो इसके और इसके बीच में बैठा है, तो ये सेम पोटेंशियल है एक तरह से। लेकिन यहाँ पर समस्या हो जाएगी, आपके साथ समस्या हो जाएगी फिर दोस्त, ठीक है। तो ये जो है कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में पॉइंट्स थे। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के बारे में। ये देखिए कि व्हेन ए कंडक्टर इज गिवन ए चार्ज, इट्स पोटेंशियल राइजेज इन प्रोपोर्शन टू द चार्ज गिवन। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। जितना आप उसको चार्ज देते रहेंगे उतना ही उसके अंदर का पोटेंशियल जो है वो राइज कर जाता है। ये एक तरह से क्या है कि इसके अंदर एक तरह से ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके हमने इसको लगा दिया। बहुत सारी डिवाइसेस में भी लगता है ये, कई बार पंखों में, मोटरों में भी यूज होता है। तो इसकी जो यूनिट्स, इसका जो फॉर्मूला है ना, आप समझिए कि CV करिकुलम विटाए आपने देखा होगा, जिसको रिज्यूम में भी बोल देते हैं, उससे हमें याद रखना है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, बस ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो C है वही कैपेसिटेंस है, तो C को आप क्या लिख सकते हैं, Q/V लिख सकते हैं। V वोल्टेज हो गया, Q जो है आपका चार्ज हो गया, ठीक है दोस्त। अब इट्स ऐसे यूनिट इज फैरेड। मैंने क्या बोला कि C क्या है, एक तरह से इसको क्या कैसे बोल सकते हैं, फैरेड को डिपिक्ट करना होना अगर एग्जैक्टली, तो ये Q जो है मैंने बोला चार्ज है, ये C कैपेसिटेंस है, ये चार्ज है, समझना।
तो जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। तो आप गलती से भी सी को कूलम्ब मत बोल देना यहाँ, क्योंकि चार्ज को डिपिक्ट करते हैं क्यू से, और इसी की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। तो ये जो कूलम्ब है, यहाँ पे ऊपर क्या हो गया, कूलम्ब हो गया, और नीचे क्या वोल्टेज है, तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, तो आपने नीचे लिख दिया वोल्ट। तो एक तरह से क्या है कि कूलम्ब अपॉन वोल्ट जो है ना, इसको क्या हम बोल देते हैं, फेरेड बोल देते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर की यूनिट क्या होगी, फेरेड होगी। मैं बहुत अच्छे से आपको यूनिट्स भी बताता जा रहा हूँ, यूनिट्स तो हर जगह पे चार्ट जाओ, यूनिट भाई नेक्स्ट लेवल है, ये तो आएंगी ही आएंगी पेपर में। अब देखिए कि कैपेसिटर जो होते हैं ना, इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। ये आप ये देखिए, आपने बहुत जगह पे ऐसे मदरबोर्ड वगैरह में कई जगह पे देखे होंगे। अब ये जो कैपेसिटर हैं, इनको इस तरह से हम डायग्राम में भी डिपिक्ट करते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डायग्राम्स में हम नहीं घुसेंगे। इसको अगर डिपिक्ट करना होता है ना, ये इसका सिंबल है, ये देखिए, ये आप यूजुअली यूँ भी इसको डिपिक्ट कर सकते हैं या यूँ कर सकते हैं। जैसे बैटरी को करना होता है तो बैटरी को एक बड़ा और एक छोटा करते हैं, ये क्या होगा, बैटरी होगी। लेकिन अगर इन दोनों को बराबर कर दिया जाए, जैसे यूँ और यूँ बराबर कर दिया जाए, तो क्या हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है दोस्त, अब देखिए कि कैपेसिटर जो होते हैं, अगर तो ये सीरीज में लगाए जाएं, ये दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। यहाँ देखना, पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये देखिए, एक ये और ये लाइन पैरेलल होगी, फिर ये इसके पैरेलल होगी, ये पैरेलल में लगाना हो गया। और पैरेलल में हमेशा ये याद रखना कि वोल्टेज हमेशा सेम रहती है। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज है इधर और इधर के बीच में ये सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है, सीरीज में नहीं सेम रहेगी। वहीं पे आप देखिए, अगर इनको सीरीज में लगाया जाए तो ऐसे, सीरीज में मतलब एक ही लाइन के अंदर लगा दिया गया, तो ये हो गए ऐसे। अब इनकी दोनों की देखिए फॉर्मूला क्या है। अगर आपको इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, कभी कोई बोल दे कि भैया ये जो 3 कैपेसिटर हैं या 4 कैपेसिटर हैं या 10 कैपेसिटर हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, पेपर के अंदर कभी आ जाए। बहुत आसान है, आपको क्या करना है कि कैपेसिटर में और रजिस्टर में उल्टा होता है। रजिस्टर हम आगे पढ़ेंगे, ये कैपेसिटर है, ध्यान से लिख लो कहीं पेपर में कि ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर में इसका उल्टा होता है, ये कैपेसिटर है। तो यहाँ पे क्या है कि सीधा सीधा, अगर ये पैरेलल में है ना, अगर ये पैरेलल में सीधा सीधा सारी ऐड कर दो, C1 + C2 + C3, ये क्या हो जाएगी, इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगी। मान लो यहाँ पे कैपेसिटेंस 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, तो 5, 4 और 1 को ऐड कर दो, सीधा सीधा आपके पास 10 जो आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे मान लो इसकी 1 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड मत करना। देखने में ऐसा लगता है कि सीरीज वाले को ऐड कर दो, वो रजिस्टर में तो ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ कैपेसिटर के अंदर ऐड नहीं करते। रजिस्टर आगे पढ़ेंगे भी, तो कैपेसिटर में कैसा इसका फॉर्मूला होता है वो समझना। यहाँ पे क्या है कि इसकी अगर 1, 4, 5 है ना, तो आपको इफेक्टिव निकालनी है, तो 1/c इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ये 4 है तो 1/4 प्लस ये 5 है तो ये 1/5, यानी कि इनका 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे करके इनकी एडिशन होती है, और इधर भी 1/C। तो जो भी इनको ऐड करके आएगा ना, उसको उल्टा कर देना, क्योंकि आपको तो C निकालना है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान लो ये पूरे को करेंगे तो 20 हो गया, तो यहाँ पे 20 + 4 पंजे 20 होता है, + 5 चौके 20 होता है, तो ये क्या होगा 29/20, ये होगा 1/C। तो C क्या हो गया, 20/29, एक तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए, ये मैंने सिर्फ समझाया, इसको कहीं पे छापने की जरूरत नहीं है, ये तरीके हैं, ये मैंने बस यहाँ पे बता दिए दोनों फॉर्मूले आपको। फिर पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट और टू मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। ईएमएफ बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, तो ये भी एक तरह से पोटेंशियल ही है। और या फिर की पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखना हो दो जगह का, जैसे मान लो ये बैटरी लगी है और इधर मोटर है, तो हमने क्या किया, ये पोटेंशियोमीटर है, तो हमने इसकी एक तार को यहाँ लगा दिया मोटर के साथ, मोटर की एक तार को हमने लगा दिया बैटरी के साथ, यानी बैटरी और मोटर को अटैच कर दिया, और इसको और मोटर को भी अटैच कर दिया पोटेंशियोमीटर के साथ। तो अब पोटेंशियोमीटर को हमें इसके साथ और अटैच करना है, बैटरी के साथ। अब क्या होगा, इसका पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। अब ये बता देगा कि यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो हम देख सकते हैं, जिससे कि हम फर्दर आगे करंट वगैरह निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे चल के। तो पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है, आप बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियोमीटर मेजर करता है, और साथ में ईएमएफ को भी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी मेजर करता है। अब इलेक्ट्रिक करंट पे आए हैं हम। अब तक हम जो पढ़ रहे थे दोस्त, वो सारे का सारा क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सारे का सारा क्या, चार्ज के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ये मतलब बेसिक्स पढ़ रहे थे। अब हम डिफरेंट चीज पढ़ने आए हैं। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है, यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज ए अमाउंट ऑफ चार्ज। मैंने क्या बोला था, जो करंट होता है वो उसको क्या बोलेंगे कि एक यूनिट टाइम में कितना फ्लो कर रहा है चार्ज। इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो पर सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। समझना,
चार्ज तो खुद ही फ्लो कर रहा है, लेकिन एक सेकेंड में उस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं करंट। एक तरह से समझ गए कि ये हमने साथ में ये भी दे दिया कि कितने समय में वो फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में, ये भी हो गया। तो करंट इज ए, देखो यहाँ भी क्या है कि अब यहाँ भी एक समस्या है, लेकिन करंट भी यहाँ पे एक समस्या है कि ये एक तरह से दिखने में वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट इसके अंदर बताता हूँ। मैंने उस टाइम पे अभी थोड़ी देर पहले चार्ज और करंट जब एक्सप्लेन किया तो मैंने वहाँ बोला कि वेक्टर क्वांटिटी है। वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों मैंने बोला, उसका कारण है एक, आप देखना कि यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना कि करंट फ्लो कर रहा है तो हम बोलते हैं इस डायरेक्शन में, ये देखो इसमें भी डायरेक्शन दिखा रखी है, लेकिन समस्या हमारे साथ ये है कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि सच में क्या ऐसी डायरेक्शन नाम की कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती है। वो आप वैसे भी समझिए कि ये जो है यहाँ पे कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ होती है, जब हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते थे तो अब याद होगा आपको कि मैं बोलता था ये वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसको मैं अगर एक एंगल पे हो गई, ये थीटा पे हो गई, तो मैं इस तरफ क्या लिख देता था, वी कोस थीटा, इस तरफ क्या लिख देता वी साइन थीटा। जबकि स्केलर क्वांटिटी अगर होती है तो मैं सीधा सीधा ये बोलता हूँ कि उसको मैं सीधा सीधा ऐड कर सकता हूँ v1 प्लस v2, लेकिन यहाँ पे एक इधर है एक इधर, इसको एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, ऐसे दो भागों में बांट सकता हूँ। फिर वो एंगल्स क्या है, एंगल्स जो से क्या हो रहा है, वेक्टर क्वांटिटी में फर्क आ रहा है। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल करंट होता है, इसको हम, मैंने क्यों बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक केवल मिथ है। अब जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ उस सेशन को पहली जो 2 स्लाइड देख लेगा उसको यही लगेगा कि करंट सच में एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि करंट वेक्टर क्वांटिटी दिखने में है, असली में नहीं है। रियलिटी में अगर पेपर में आएगा तो आपको स्केलर ही लिखना है, इसको वेक्टर क्वांटिटी मत लिखना। इसकी डायरेक्शन होने के बावजूद भी, देखिए इसकी डायरेक्शन है लेकिन हमें फिर भी, पहली बात तो ये डायरेक्शन विजिबल नहीं है, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो डायरेक्शन होने के बावजूद हम ये जो बोल रहे हैं ना डायरेक्शन, ये हम पॉजिटिव फ्लो की डायरेक्शन बोल रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो उल्टी हो जाएगी, ये तो हम पॉजिटिव फ्लो की डायरेक्शन बोल रहे हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है इसके अंदर डायरेक्शन की भी। दूसरा पॉइंट ये होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जब हम दो करंट हैं, मान लो एक करंट यहाँ पे बह रहा है एक यहाँ पे बह रहा है, अगर मुझे उनको ऐड करना है तो मैं उसके अंदर ये डायरेक्शन वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता कि एक करंट अगर ऐसे आई जा रहा है तो उसको मैं इधर आई कोस थीटा लिख दूँ इधर आई साइन थीटा, ऐसे नहीं करते हैं हम इसके अंदर। ये तो वेक्टर वाले खेल हो गया। इसके अंदर सीधा सीधा करेंगे अगर करना है कि i1 प्लस i2 करना है या जो भी तरीका लगाना है 1/i1 प्लस 1/i2 वाला, वो सब अलग तरीके हैं। लेकिन ये जो है ये डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो अगर उसको मैं डायरेक्शन को उठा के ऐसा कर दूं तो वो करंट इस डायरेक्शन में भी उतने ही हिसाब से जाएगा। ये नहीं है कि वो फर्क आ जाएगा, या उसको यूं कर दूं तो वो वहां भी सेम ही वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो फॉलो कर रहा है ये स्केलर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। जब कैलकुलेशन करते हैं हम तो स्केलर क्वांटिटी के तौर पे इसको ट्रीट किया जाता है डायरेक्शन होने के बावजूद भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये पेपर में आ सकता है, क्यों? क्योंकि ये बच्चे के अंदर भ्रम पैदा कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन होती है, इस वजह से बच्चा उसको वेक्टर मार्क कर देगा, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। उसका कारण मैंने बता दिया। अब ओम्स का लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर मैकेनिकल स्ट्रेन एटसेट्रा रिमेनिंग अनचेंज। अगर ये जो फिजिकल कंडीशन है इनको बिना चेंज किए हम क्या करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं थ्रू ए कंडक्टर, वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स टू एंड्स। इसको V इक्वल टू आई आर से डिपिक्ट करते हैं। आप देखिए कि बैटरी को सिंबल क्या होता है, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, ये बैटरी होगी। अब अगर मैं इस सर्किट से, देखिए पॉजिटिव से इस तरफ फ्लो करता है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है जो इस करंट को रोकेगा। अब ये आगे पढ़ेंगे हम रजिस्टर क्या होता है, फिर आगे निकल के चार्ज यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये इसको अगर मेरे को डिपिक्ट करना हो एक इक्वेशन के अंदर, ये वोल्टेज V है, करंट I फ्लो किया, ये रजिस्टर R है, तो मैं क्या बोलता हूँ इसको, मैं लिखता हूँ V इज इक्वल टू आई आर। वही ये चीज़ बोल रहा है कि अगर ये जो फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना किया जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है ना I flowing through a conductor is always directly proportional to the potential difference। ये जो I है ये directly proportional to V है। तो आप देखिए ना ये तो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ रहा है तो सीधा सीधा डिपिक्ट हो रहा है कि वोल्टेज बढ़ी हुई है इसीलिए, है ना। तो ये कुछ ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी को घुमा फिरा के आपको रेजिस्टेंस लिखना हो तो R इज ए कॉन्स्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है कि अभी हम जब आगे देखेंगे ना बॉटल नेकिंग कर रहे हैं कि करंट को फ्लो करने से एक तरह से रोक रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पे 10 का करंट फ्लो कर रहा है तो रजिस्टर अगर यहाँ पे क्या करेगा, ये अपना दम लगाएगा उल्टी डायरेक्शन में, तो ये इधर 10 आ रहा है तो ये उस उल्टी डायरेक्शन में मान लो 2 की फोर्स लगा के उसको रोकेगा, तो यहाँ से 8 ही निकल पाएगा। ऐसा समझिए इस चीज़ को।
कुछ आपने देखा होगा ना घर में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा समझाता हूँ, पंखा होता है, पंखे की स्पीड को मान लीजिए कि अगर आपकी अभी 5 पे स्पीड चल रही है, फुल स्पीड चल रही है, तो आप क्या कीजिए, आपने क्या किया, एक तरह से वहाँ पे रजिस्टर्स जो है ना बिल्कुल लोवेस्ट क्वांटिटी वाला रजिस्टर लगा दिया। लेकिन आप मान लीजिए कि सपोज कीजिए पंखे में 5 रजिस्टर लगे हैं, ये सबसे छोटा रजिस्टर है, अगर आपने इस पर आपका पंखा चला रखा है, अपना सर्किट जो है पूरा का पूरा इस रजिस्टर पे चला रखा है, तब तो आपका पंखा फुल तेज चल रहा है। लेकिन अगर आपने ये जो सबसे हाई रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर अपना पंखा चला दिया, जो सर्किट है, जब आप वो टक करके गोल घुमाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से सर्किट को चेंज कर रहे हैं। तो वो सर्किट को जैसे चेंज किया आपने, मान लो कि हाई रजिस्टर वाला सर्किट आ गया, अब क्या होगा, आपका जो फ्लो है ये रजिस्टर बहुत हाई हो गया, इधर से 10 की स्पीड से करंट भी आएगा ना, तो इधर अगर एक ही जा रहा है तो इसका मतलब आपका पंखा एक स्पीड पे चल रहा है। समझ पाए कि ये भी एक तरीके से आपको मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे चीज़ें समझा रहा हूँ। मेरा समझाने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है कि एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि बच्चे को कुछ भी नहीं पता ना, तब भी उसको चीज़ें समझ में आ जाए। और ऐसे यूनिट रेजिस्टेंस की अगर देखी जाए, जो आर रेजिस्टेंस है, तो इसकी ऐसे यूनिट होते हैं ओम, जिसको कि हम इस तरह से डिपिक्ट करते हैं, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है, लड़की के बाल बना देना, यही हो गया, ठीक है। तो ऐसा सा है, कुछ नहीं है। अब देखते हैं हम रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। आप देखिए यहाँ पे, जैसे आप देखो कि ये रजिस्टर है, जब इसके अंदर करंट फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करता है, तो यहाँ पे क्या है कि ये इसको रोकता है। अब ये रोकने का तरीका क्या है, यहाँ पे समझना। अभी ये देखिए कि बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था, यहाँ तक ट्यूब ऐसे सही चल रही थी, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर आया ना, तो इसने इसको छोटा कर दिया एरिया को। अब ये जो है, ये वोल्टेज है, ये धकेल रही है इस आई ए को, ए क्या है, एम्पियर है, करंट है ना, तो करंट को धकेल धकेल के, यानी कि यहाँ रास्ता छोटा कर दिया तो धकेल धकेल के भेज रही है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, रोक रहा है ये एक तरह से। ये देखिए, ये ओम बैठा है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये इसको घुस जाने नहीं दे रहा है। तो यहाँ से आप इसको और इजीली समझ सकते हैं कि रजिस्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। मटेरियल दैट अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट दो इट इज नोन एज थ्रू इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। The resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its cross sectional area. इसको आप इस फॉर्मूले से देखिए, रेजिस्टेंस का ना एक फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, जहाँ पे ये अभी आगे भी हम पढ़ेंगे। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, एल क्या होता है, लेंथ होती है, जिस भी इसकी खुद की लेंथ है ना, और ए जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब आप देखिए कि अगर जिसमें से भी ये पास कर रहा है, उसका किसी भी मटेरियल का आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मान लीजिए किसी भी चीज़ का आपके पास रेजिस्टेंस है, वायर का कोई भी रेजिस्टेंस है, तो आप क्या करेंगे, आप उसका एरिया के साथ अगर चेक करना शुरू करेंगे, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ये पूरा नहीं है, ये पूरा इसका एरिया नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। तो ये जो एरिया है ना, अगर वो पूछ ले कि रेजिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली, तो आप बोलेंगे रेजिस्टेंस हमेशा इस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन वहीं पे अगर रेजिस्टेंस पूछ लीजिए लेंथ के, कि ये अगर बहुत लंबा हो गया तो वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कि कम, जितना लंबा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझिए इस चीज़ को। अब देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मेटल या मटेरियल इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। अब अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप देखिए कि मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे, मेटल्स क्या सॉलिड फॉर्म में है, तो मेटल्स के अंदर अगर आप बढ़ाएंगे, मेटल्स आर ऑलरेडी गुड कंडक्टर, ये ऑलरेडी फ्लो को बहुत तेजी से जाने देते हैं मेटल्स, लेकिन यहाँ पे आप हीट कर रहे हैं। जब भी आप कोई एबनॉर्मल कंडीशन करेंगे ना, तो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। मेटल्स में ऑलरेडी मान ली ऐसे जा रही थी, ये जो मॉलिक्यूल से एक दूसरे को ऐसे भेज रहे थे, लेकिन अब क्या है, आप उसको हीट करे जा रहे हो, मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे तो क्या है कि इधर से उधर जाने में करंट को दिक्कत है। अगर ऐसे ही चिपके हुए थे तो इधर से उधर, उधर से इधर क्या, लेकिन बार बार आप हीट कर रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर होंगे तो क्या होगा, दिक्कत आ रही है। इसका मतलब है कि वहां पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज कर रहा है। वहीं पे जो टेम्परेचर अगर सेमीकंडक्टर के अंदर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करता है। सेमीकंडक्टर एक्चुअली बने ही ऐसे तरीके से होते हैं कि भाई उनके अंदर जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उनका डिक्रीज करेगा ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस। फिर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट आपने कभी चीनी का, शुगर का और पानी का, इनका घोल होता है, एक तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट ही है ना। तो इसके अंदर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि यहाँ भी समस्या है, यहाँ भी अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, मान लीजिए शुगर और पानी वाले सॉल्यूशन का एग्जांपल के तौर पे, तो उसका भी रेजिस्टेंस क्या कम कर गया, तो यानी कि अब इजीली करंट उसके अंदर फ्लो कर पाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है करंट ज़्यादा फ्लो कर सकता है। इसलिए आप देखिए कि सेमीकंडक्टर्स का भी बहुत बड़ा इस्तेमाल है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर। और वहीं पे मेटल का तो चलो है ही है, लेकिन सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत बड़ा रोल होता है।
फिर अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम फ्लो करेगा। फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज, अब देखिए जो हमने कैपेसिटर में देखा था, यहाँ भी क्या है, रेजिस्टेंस को कैसे, देखिए कैपेसिटर को ऐसे हम डिपिक्ट करते थे या ऐसे, रजिस्टर को कैसे करते हैं हम, ऐसे करके, ये क्या है एक तरह से रोक रहा है तो ऐसे करके इसको डिपिक्ट करते हैं। अब आप देखिए ये दो तरीके से लग सकता है, ये भी, ये तो लगा सीरीज में, एक के बाद एक लग गया। अब दूसरा लगता है कैसे, पैरेलल में, एक ऐसे लगा, एक ऐसे लगा, एक ऐसे, ये देखिए इसके 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 पैरेलल हो गई ये तीन लाइन। अब यहाँ पे देखिए अगर मेरे को इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होता है तो यहाँ पे जो सीरीज वाला होता है ना, यहाँ उल्टा होता है, जो कैपेसिटर में होता था ना उसका उल्टा है यहाँ। तो यहाँ जो सीरीज में है ना, इनको सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, ये 1 2 3 है ना, तो क्योंकि ये सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट निकालना, तो R1 + R2 + R3 सीधा सीधा इनको ऐड कर दो, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ गया आपका, 6 आ गया। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पैरेलल में ऐसे लगे हैं तो ये अगर 1 है, ये अगर 2 है और ये अगर 3 है, तो इसमें R इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/1 + 1/2 + 1/3, तो ये नीचे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ गया 6 प्लस 2 3 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 6 और 9 10 11, 11/6, तो ये है 1/R = 11/6। बच्चे क्या अक्सर इसको रिवर्स करना भूल जाते हैं, ये 1/R की वैल्यू, आपको तो R इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो 6/11 हो गया एक तरह से, समझ गए इस चीज़ को। तो इस तरह से इसमें निकाल सकते हैं। इसमें बिल्कुल जो कैपेसिटर के अंदर होता है वही इसके अंदर उल्टा होता है। कैपेसिटर में क्या है, ये वाला केस यहाँ आता है और ये वाला फॉर्मूला यहाँ आता है, इसमें ऐसा है, तो दोनों में कंफ्यूज मत करना। और V = IR का फॉर्मूला होता है, तो आप रजिस्टर को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, V/I, V/I, ये वही कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा। सेम यहाँ भी है कि V/R इक्विवेलेंट = I, अगर करंट की फॉर्म में मैं बात करता हूँ, जैसे अब यहाँ पे देखिए कि सपोज कीजिए आपको करंट की फॉर्म में बात करना हो तो आप क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट = V/I होता है, V = IR होता है, V = IR होता है, तो I को इधर ले आया, R को इधर ही रहने दिया। अब यहाँ पे V क्या हो गया, V1 + V2 + V3 और नीचे हो गया I, ठीक है दोस्त। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि आप अगर करंट अलग अलग फ्लो कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे, V1/I1 + V2/I2, ऐसे करके आप करेंगे। या फिर दूसरा एक तरीका हमारे पास क्या हो रहा है, आप समझना इसमें ध्यान से, कि अगर पैरेलल है तो उसमें क्या है, ऊपर वोल्टेज और नीचे R इक्विवेलेंट = I, ये फॉर्मूला ये है ना हमारा, ओम्स लॉ तो यही बोलता है ना, तो वही किया है। आप देखो V/R किया तो I हो गया, ये I हो गया, ठीक है। तो ये जो I है ना, अब यहाँ पे डायरेक्टली जो पैरेलल में होता है ना, सीरीज में सीधा सीधा ऐड हो जाता है। यानी कि पैरेलल के अंदर क्या है कि I जो है, यहाँ I1 हो गया, यहाँ I2 हो गया, यहाँ I3 हो गया। अगर इसके अंदर I1 करंट है, इसके अंदर I2 है, इसके अंदर I3 है, तो करंट जो है ना वो सीधा सीधा ऐड हो जाता है। यहाँ पे I इफेक्टिव निकालना हो ना इसके अंदर की कितना है, तो जो करंट यहाँ आ रहा है ना, वही करंट में से कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, ऐसा करंट समझ लीजिए। तो यहाँ पे जितना भी करंट होता है ना सारा ऐड हो जाता है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, I इफेक्टिव = I1 + I2 + I3, ऐसे करके, ठीक है दोस्त। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो करंट आया है वो करंट कम हो जाएगा इसकी वजह से, फिर कम होके कुछ करंट यहाँ पे बचेगा, वो इसकी वजह से कम होके फिर यहाँ बचेगा, यानी यहाँ पे कम ही होता जा रहा है करंट, और यहाँ पे जो है करंट फिक्स है। समझना इस चीज़ को, ये फ़र्क है दोनों के अंदर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और कभी भी पैरेलल में पूछ ले कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज, इस पॉइंट और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में वोल्टेज कैसी रहेगी, तो आप बोलेंगे कि यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ सेम रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इन पैरेलल के अंदर सेम रहता है, ठीक है, इन जगहों पे। चलिए, इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पे हम V1 V2 को डिपिक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है V1 V2 V3 सब बराबर ही रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये सब तो मैंने बता दिया है, ये भी बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेजिस्टिविटी की मैं बात करता हूं। आप देखिए कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी को कैसे, ये जो फॉर्मूला भी मैंने बताया ना, R = ρL/A, तो ये जो रो है इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये मटेरियल की खुद की रेजिस्टिविटी है। ये मटेरियल जो है ना, अब देखिए इसका कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए कि ये है, ये करंट को अगर नहीं फ्लो करने दे रहा है, ये रबड़ का बना है, तो ये रबड़ की खुद की रेजिस्टिविटी है। अब कोई रबड़ ऐसी भी हो सकती है कि जो थोड़ी सी ऐसी हो कि जिसके अंदर से थोड़ा सा पास कर जाए करंट, कोई ऐसी हो सकती है जो बिल्कुल ही पास ना करने दे, तो वो इसकी मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो होती है रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर करती है कि वो कैसा है, या फिर उसके टेम्परेचर पे करेगी, ठीक है।
ये दो चीज़ों पे करती है। रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, और रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर चेंज विद इम्प्योरिटी। समझना, रेजिस्टिविटी जो कंडक्टर की है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि वो करंट को फ्लो अपने अंदर से नहीं करने देगा। वहीं पे अगर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की हम बात करें इम्प्योरिटी के हिसाब से, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी डालेंगे तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय जैसे वो उसकी इम्प्योरिटी से भी चेंज करेगी। अब डिपेंड करता है आप इम्प्योरिटी कौन सी डाल रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट। अब मान लो कि एक अलॉय आपने बनाया है जिंक और कॉपर का, तो वो जिंक और कॉपर दोनों से जो वो अलॉय बन रहा है ना, इस अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर ज़्यादा कंडक्ट कर जाएंगे एज कम्पेयर टू इन दोनों का जो मिलके एलॉय बना कॉपर और जिंक का। ठीक है, तो यानी कि यहाँ आप देखिए कि इम्प्योरिटी बढ़ने से एक तरह से क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ गई है, क्योंकि इसने क्या किया है, खुद को रोक रही है कि भैया इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकते। जबकि कॉपर और जिंक में से वैसे आप फ्लो करेंगे तो इजीली कर जाएगा, लेकिन अगर उनके एलॉय से करेंगे तो मुश्किल होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड और डबल on itself, its resistance will change but its specific resistance will remain unaffected। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि आप देखिए फॉर्मूला जो है ना हमारा ये है, अगर तो मैं इसकी लेंथ को बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस तो बदलेगा लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। रेजिस्टिविटी इन 3-4 चीज़ों से बदल सकती है, या तो वो टेम्परेचर से बदलेगी, या फिर इम्प्योरिटी से बदलेगी, है ना, या फिर मटेरियल के अंदर जो किस चीज़ का मटेरियल बना उससे बदलेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस आपका लेंथ से भी बदल सकता है। अगर ये मटेरियल को आपने यूँ लंबा कर दिया तो इसके रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर इसको छोटा कर दिया और इसके एरिया को यूँ बढ़ा दिया, इसके एरिया को बढ़ा दिया मान लीजिए, तो एरिया को अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आप समझिए ना, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है नीचे, तो अगर आपने इसके रेडियस को कम किया, समझना ये जो पहले आर रेडियस था, अगर तो आपने इसके रेडियस को बढ़ा दिया 2r कर दिया, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कम हो गया। लेकिन अगर आपने इसके रेडियस को कम कर दिया, मान लीजिए कि पहले r था, अब आपने r/2 कर दिया रेडियस, तो यहाँ पे अब क्या है, आपने एक तरह से यहाँ r की जगह पे r/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब कि अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया यहाँ पे। तो ये फर्क है दोनों के अंदर, वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है, इस पूरे को ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। नहीं भी समझ में आ रहा ना, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, ये रो जो होती है ये कॉन्स्टेंट होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये आर रेजिस्टेंस है जो लेंथ और एरिया के साथ वेरी कर सकता है, बस ऐसे याद रख लो, और क्या करोगे। अब आगे देखिए गैल्वेनोमीटर और एमीटर के अंदर डिफरेंस देखते हैं। गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, छोटे करंट्स जो होते हैं उनको मेजर कर सकता है, बहुत ही छोटे करंट्स को। और गैल्वेनोमीटर यूजुअली इसलिए लगाया जाता है सर्किट के अंदर कि आपको ये पता लगे कि इस सर्किट में करंट है या नहीं है, बस ये डिपिक्ट करने के लिए। ये होगा गैल्वेनोमीटर। जबकि एमीटर जो होता है ना, वो बड़े से बड़े करंट को भी आपका मेजर करके बता देगा एम्पियर के अंदर। तो यहाँ पे जो है ये मेजर भी कर रहा है अच्छे से, और ये बता भी रहा है कि उस सर्किट में करंट है। लेकिन ये जो है ये केवल छोटे करंट को मेजर करेगा, और अगर बड़ा करंट होगा तो ये केवल बताएगा कि डिफ्लेक्ट हो जाएगा यूं कि भैया इसके अंदर करंट है। ठीक है दोस्त, और इसकी इट कैन मेजर करंट अप टू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो आप खुद समझदार है कि कितना छोटा करंट ये मेजर कर सकता है। ये केवल यही बताएगा कि इस सर्किट में करंट है, बस यही समझ लो। और इसको हम वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। अगर हम इसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं, वोल्ट मीटर बना सकते हैं बाय कनेक्टिंग ए वेरी हाई रेजिस्टेंस इन इट्स सीरीज। इसी की सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है ना जब, तो वो करंट को इसमें से पास ही नहीं करने देगा। तो ये बताएगा गैल्वेनोमीटर आपको एक तरह से रीडिंग कि भैया ये जो है ना, यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग बतानी शुरू कर देगा। यानी कि जब पास ही नहीं करेगा तो यहाँ पे एक तरह से 0 कर दिया और यहाँ पे पोटेंशियल 5 हो गया मान लो, तो वो आपको वो रीडिंग शो करनी शुरू कर देगा कि भैया ये पोटेंशियोमीटर बन गया एक तरह से। समझ गए इस चीज़ को। इसके अलावा वोल्ट मीटर बन गया, सॉरी पोटेंशियोमीटर कह रहा हूँ, वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है। शंट इज ए लो रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। शंट क्या होता है, ये भी कई बार पूछे जा सकता है। वैसे बहुत मुश्किल है कि ऐसी चीज़ें पूछे, बट फिर भी मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया कि शंट जो होता है ना, ये एक लो रजिस्टर होता है कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में लगता है विद ए सर्किट और डिवाइस दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। शंट जो है, अब कोई भी सर्किट है ऐसे, मान लीजिए कि यूं लगा हुआ है सर्किट है ये, ठीक है, ये बैटरी है, तो ये क्या होगा, शंट जो है ना इसके यूं पैरेलल में लग जाएगा। वो यहाँ सीरीज में नहीं लगेगा इस लाइन में, वो क्या करेगा, वो पैरेलल में लगेगा। और वो ऐसे भी नहीं लगेगा, मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे ये है ना ऐसे, तो वो क्या करेगा, इसी के साथ पैरेलल में यूं लग जाएगा। ठीक है, ऐसे करके पैरेलल में लग जाएगा, एक तरह से ये समझ लीजिए आप। तो ये क्या है, ये एक तरह से आपको बेसिकली क्या कर रहा है कि जो हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग हो रहा है ना, उसको कम कर देगा एक तरह से। शंट का ये काम है।
और एम मीटर का तो मैंने बता ही दिया कि ये सर्किट करंट को बताएगा, और आइडियल एम मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि तभी तो एम मीटर एग्जैक्ट बताएगा ना कि उसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर उसका रेजिस्टेंस रहा तो वो खुद के ही रेजिस्टेंस से रोकता रहेगा करंट को, तो फिर वो करेक्ट कैसे बताएगा। तो ये चीज़ भी है इसके अंदर। फिर ऐसे ही वोल्ट मीटर होता है, तो ये वही है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दो जगहों के बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट्स। और साथ में क्या है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन दी सर्किट। अब आप सोचेंगे कि पैरेलल में क्यों लगाया जाता है। आप समझो कि ये जो एक सर्किट है, ठीक है, ये एक सर्किट है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें से करंट एक हाई फ्लो कर रहा है। अगर आप इसको इसकी सीरीज में लगा दोगे ना, यहाँ पे वोल्ट मीटर को लगा दोगे, इसका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि भाई ये फिर यहाँ इसके बाद तो ये करंट यहीं रुक जाएगा, ये फ्लो ही नहीं करने देगा, और ये यहाँ पे रीडिंग दिखाना शुरू कर देगा, फिर ये करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। इसीलिए आपको इसको कभी भी सीरीज में नहीं लगाना है, आपको इसको लगाना है तो यूं करके एक जो है यहाँ पे पैरेलल में लगाइए। तो इससे क्या होगा कि एक करंट जो आ रहा है ना वो यहाँ आएगा और यहाँ पे ये रोक रहा है, लेकिन यहाँ से तो चला जाएगा ना, इस सर्किट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ बल्ब जल रहा है तो जलता ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका ये हाई रेजिस्टेंस है, तो ये बता देगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये हो गया आपको वोल्ट मीटर। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर क्या है कि एक लाइटनिंग कंडक्टर इज फिक्स्ड टू टॉल बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है वहां पे एक लाइटनिंग का कंडक्टर लगाया जाता है, विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो भी लाइटनिंग आएगी तो वो नीचे जमीन में चली जाएगी, एक तरह से ये समझ लीजिए। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का, बिकॉज इट हैज अ हाई मेल्टिंग, टंगस्टन के अंदर क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और इसको हीट किया जा सकता है हाई टेम्परेचर पे टू एमिट लाइट। तो इसलिए जो इसका फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। द इलेक्ट्रिक बल्ब मेक्स ए बैंग, ये आप देखिए कि बल्ब के अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है एक्चुअली में। तो जैसे ही आप देखिए कि अगर ये बल्ब टूटेगा ना तो एकदम से बूम ऐसी की आवाज आएगी। वो किस लिए आती है? क्योंकि बाहर की एयर इसके अंदर जाती है, जैसे ये टूटेगा तो वो क्रैकलिंग की आवाज इसीलिए आएगी कि अंदर बाहर की एयर अंदर जाएगी, अंदर वैक्यूम होता है, इस वजह से बल्ब जो है ऐसी क्रैकलिंग आवाज करता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं। बाकी ये देखिए कि लाइटनिंग रोड यहाँ पे लगाई है और एक लाइन के थ्रू यहाँ पे नीचे ग्राउंड में गई है, तो ये अर्थिंग होगी एक तरह से। वह ये जो लाइटनिंग कंडक्टर का कंसेप्ट है बड़ी बड़ी बिल्डिंग का, वो भी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट आप देखिए, हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है। इट इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन, जिसको हम W से डिपिक्ट करते हैं, बाय द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पर यूनिट टाइम। यानी एक तरह से हम बोलते थे ना जैसे कि एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, E इज इक्वल टू PT हम करते थे, याद कीजिए। एक मैंने फॉर्मूला आपको पहले भी बताया था, E इज इक्वल टू PT होता है कि पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, या फिर हम वर्क पर यूनिट टाइम को भी पावर बोल देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क जो हो रहा है ना पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ये देखिए P इज इक्वल टू W/T हो गया। इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट होती हैं। इसकी यूनिट एक और होती है किलोवाट आवर, ये मैंने पहले भी बताया था आई थिंक, लेकिन फिर बता देता हूँ कि ये जो किलोवाट आवर है ये क्या होती है? इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। यानी 1 घंटे के अंदर जो आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना, एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट पर आवर, यानी कि 1 घंटा क्या हुआ कि आपका कोई इंस्ट्रूमेंट चल रहा है मान लीजिए, या कोई भी एक बिल्डिंग है ना, तो उसमें हम देखेंगे 1 घंटे का हमने टाइमर लगा लिया और हमने देखा कि 1 किलोवाट पर आवर के हिसाब से उसके अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर कह रहे हैं यूनिट को। फिर ये जो 1 किलोवाट आवर है ना, ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होती है। ये जो डिपिक्ट करता है ना, ये एरो जो मैं लगाता हूँ, इसका मतलब सीधा सीधा ये है 10 की पावर 6, ठीक है, इसका ये मतलब होता है एरो का कि 6 ऊपर लगेगा। तो ये 10 की पावर 6 जूल होती है 1 किलोवाट आवर की वैल्यू। कभी पूछ लिया जाए, बहुत कॉमन यूनिट है ये, मेरे हिसाब से कभी पूछा जाए तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। आप देखेंगे मैंने बहुत कॉमन पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होते हैं, फ्यूज देखिए, ये आप देखेंगे कि आपके इन्वर्टर के अंदर ऐसा फ्यूज डलता है, अगर आप थोड़ा सा आपने कभी देखा हो, आँख नाक खोल के देखते हो, या आपके देखिए कि घर के अंदर ऐसा फ्यूज होता है, उसके मीटर के अंदर यूँ ठक करके लगा होता है, तो उसको यूँ निकाल देते हैं, कई बार जल जाता है। या फिर ऐसे फ्यूजेस भी आपको देखने को मिलते हैं कई डिवाइसेस में। होता क्या है कि ये स्मॉल कंडक्टिंग वायर ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर, टिन एंड लेड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस की बने होता है, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। किसका बना होता है ये बना होता है एलॉय ऑफ कॉपर, टिन एंड लेड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका? कम होता है। और रेजिस्टेंस कितना होता है? हाई होता है इसका रेजिस्टेंस। अब आप सोचें कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, कभी भी हमारे घर के अंदर बहुत हाई करंट आ गया अगर,
तो वो मान लीजिए आपका इन्वर्टर है, इन्वर्टर में बहुत हाई करंट आ गया, तो क्या होगा, वो इन्वर्टर को खराब कर देगा। अब इन्वर्टर को खराब करेगा तो उसको रोकने के लिए क्या है, हमें ये चाहिए होता है कि उसका फ्यूज है जो है ना, फ्यूज जैसे ये फ्यूज है, अब ये क्या है कि ऐसा बना हो कि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो और ये मेल्ट कर जाए। जैसे ही वो हाई वैल्यू का करंट यहाँ इसके अंदर से पास करेगा ना, तो मैंने क्या बोला कि ये जो होता है ना इसका, ये जो अंदर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये है लो मेल्टिंग पॉइंट वाली फ्यूज वायर। अब जैसे ही हाई वाला करंट इसमें से पास करेगा तो वो क्या होगा कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ये जो है ना इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। जब रेजिस्टेंस हाई है और मेल्टिंग पॉइंट कम है तो आगे ये फ्लो करने नहीं देगा, ये रोकेगा, जिससे हीट प्रोड्यूस होगी और ये टक करके टूट जाएगा। और ये क्या करेगा, एक तरह से आपकी डिवाइस को, आपके इन्वर्टर को बचा लेगा कि वो खराब ना हो, ऐसे ही आपके फ्रिज को बचा लेगा। तो ये क्या है, एक तरह से फ्यूज का काम क्या होता है, ये बार बार टूट जाता है, 5 रुपए का आप नया फ्यूज लेके आते हैं। किस लिए लेके आते हैं कि ये आपके बहुत महंगे 30-40 हज़ार रुपए के इन्वर्टर को बचा रहा है। ठीक है, तो इट इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस दैट इज यूज्ड इन सीरीज, ये सीरीज में लगता है, ये भी याद रखना है, इन सीरीज टू प्रिवेंट द डैमेज ड्यू टू एक्सेस फ्लो ऑफ करंट, कभी भी बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ करंट से बचाने के लिए होता है। ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज लाइक बल्ब्स, फैंस एटसेट्रा आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द लाइव वायर्स एंड द न्यूट्रल वायर्स। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर्स इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होती हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, फैंस हो गया, इनके अंदर ये कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में अक्रॉस द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। ठीक है भाई, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के पास में कनेक्ट किया जाता है। मैंने बताया था कि घर के अंदर एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है, वो अर्थिंग वाली वायर होती है, वो सब चोंचले हैं, इतना कोई डीप में पूछने नहीं वाला है। ऐसी करंट जो होते हैं, करंट भी दो तरह के होते हैं, एक डीसी हो गया डायरेक्ट करंट जिसको हम यूं ही डिपिक्ट करते हैं, एक हो गया एसी करंट जिसको हम अल्टरनेट करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के करंट भी होते हैं। तो यूजुअली जो आपका घर के अंदर क्या होता है, इन्वर्टर का भी काम यही है, इन्वर्ट करना एक तरह से, कि कोई भी जो करंट रहता है ना, पहले तो ये इन्वर्टर के अंदर क्या होता है कि बैटरी के अंदर स्टोर होता है, वो बैटरी के अंदर स्टोर जो हो रहा है वो क्या है, डायरेक्ट करंट स्टोर हो रहा है। फिर जब आपके घर को वापस से सप्लाई मिलती है तो वो क्या है, उसको एम्पलीफाई एक तरह से इन्वर्ट कर रहा है, यानी कि जो सीधा सीधा करंट है उसको एसी में कन्वर्ट करके वापस से आपके घर के अप्लायंसेस को भेज रहा है, ऐसा रहता है। अब इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल ऐसा आपने देखा होगा, इसके अंदर क्या होता है, आप देखिए एक नेगेटिव साइड है, एक पॉजिटिव साइड है। सेल तो आपने देखे होंगे ना भाई मेरे, तो इसमें क्या है कि ये गैसकेट लगी हुई है जिंक की पूरी, साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट होता है, यहाँ ये कार्बन की रोड होती है। पहले सेल ऐसे होते थे, मैंने तो तोड़ तोड़ के भी देखे हैं बचपन में, ऐसे उसमें से यूँ निकालते थे हम, तो ये पूरी रोड सी निकल जाती थी, ऐसे हम देखे हैं बचपन में, आपने पता नहीं देखे होंगे नहीं। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, तो अब कहाँ देखेंगे ये सब चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे क्या कि कैथोड का मिक्स होता है, तो इस सारे का सारा गेम वही है कि इसके अंदर ये जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है ना, जिसकी वजह से ये सारे का सारा चलता है, ये पूरी की पूरी रोड है, यहाँ टर्मिनल क्रिएट हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो ये इसका काम क्या है, ये दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। ज़्यादा डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसका काम सीधा सीधा क्या है, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी जो यहाँ की है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप वीडियो गेम खेलते थे या कुछ भी, आप रिमोट है आपका, तो वहाँ उसमें सेल डल रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट कर रहा है ना इसको, तो वही चीज़ है यहाँ भी। फिर प्राइमरी सेल जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, यानी कि प्राइमरी सेल के अंदर क्या होता है, एक बार आपने कंज्यूम कर लिया तो दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, फेंकना ही पड़ेगा। ये कैसे सेल होते हैं, वोल्टाइक सेल हो गया, लिकलेंचे सेल हो गए, डेनियल सेल हो गए, ड्राई सेल हो गया, ये सब क्या हो गए, प्राइमरी सेल। जबकि सेकेंडरी सेल के अंदर क्या होता है, अब देखिए ये सेकेंडरी बैटरी है, इसके अंदर एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। यहाँ पे देखिए कि डिस्चार्ज होता है अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग चार्जेस का, यहाँ से चार्ज यूँ जाएगा और यहाँ पे आएगा एनोड के ऊपर। तो यहाँ पे समस्या ये है कि, समस्या तो नहीं, ये अच्छी चीज़ है एक तरह से, ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है जिसके थ्रू ये सब होता है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोलिसिस कह सकते हैं इसको, हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि ये बार बार आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि एक बार ही आपने यूज़ कर लिया और फेंक दिया। आजकल रिचार्जेबल बैटरीज भी आती हैं, इवन मेरे पास भी हैं, अब मेरे को जाना पड़ेगा उस तरफ लेके आने के लिए। तो वो जो है, मैं भी अभी जैसे माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो चार्ज करता हूँ मैं उनको, उन्हीं सेल्स को, और फिर रीयूज़ करता हूँ। तो ये क्या है, रिचार्ज किए जा सकते हैं, ये वो है जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी होगी, आप ऐसे समझ लीजिए, है ना, उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि फ़ोन की बैटरी आज खत्म हो गया और फेंक दिया। तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी सेल्स हो गए एक तरह से। ये है प्राइमरी सेल का थोड़ा सा एग्जांपल जो है, मैंने बोला डेलियन सेल, डिक्लेंचे, ड्राई सेल, सिंपल सेल। आप देखना चाहे तो ये देख सकते हैं,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक लास्ट कंसेप्ट और कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर का। आप देखिए कि ये जैसे सॉफ्ट आयरन का एक है पूरा का पूरा गुड्डा सा बना रखा है। अब यहाँ पे क्या कि कॉयल पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, इसके अंदर मान लीजिए कि एक करंट फ्लो करवाया आपने, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं इधर भी एक वायर को ऐसे बाइंड करूं, यहाँ देखिए ज़्यादा कॉइल्स बना रखी हैं या कम बना रखी हैं, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दूं, तो क्या वो जलेगा कि नहीं जलेगा? जी हाँ, वो जलेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि इसको ये जलेगा तब जब इसको क्या करते हैं हम यूं घुमाना शुरू कर देते हैं कई बार, तो वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, कि यहाँ अगर मैग्नेट लगाया हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिकल इंडक्शन हो रही है एक तरह से, कि यहाँ इस पूरे के पूरे कॉइल के अंदर जो करंट है ना, इसका जो पूरा का पूरा फील्ड है, अगर आप इसमें से करंट फ्लो करवा रहे हैं तो वो इसको इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ भी फ्लो बन रहा है, और यहाँ पे सिर्फ करंट यहाँ नहीं फ्लो करेगा, इसके पास के एरिया में भी करना शुरू कर देगा, और यहाँ भी फ्लो करेगा, तो ये बल्ब को जला देगा। और यहाँ पे देखिए कि टर्न्स अलग अलग रहती हैं, ये टर्न्स का कंसेप्ट होता है, या कम है या ज़्यादा है। ये जो ट्रांसफॉर्मर है एक तरह से ये क्या करता है कि कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज अल्टरनेट करंट को हाई वोल्टेज अल्टरनेट करंट में, या फिर ये क्या करेगा, हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट कर सकता है। ये एक को स्टेप डाउन बोलते हैं, एक को स्टेप अप बोलते हैं, ये कुछ भी कर सकता है। लो को हाई में कन्वर्ट करेगा, हाई को लो में करेगा, लेकिन करेगा अल्टरनेट करंट को ही। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। वही मैं आपको यहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सॉफ्ट आयरन है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये एक तरह से मैग्नेट का रूप ले लेगा, और वो यहाँ भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर माइक्रोफोन जो होता है, जैसे मैं ये माइक्रोफोन है, कुछ भी है, ये कन्वर्ट क्या कर रहा है, साउंड एनर्जी को किसमें कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम कर रहा है। फिर जो डीसी मोटर होती है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी डीसी मोटर आप देखिए, डायरेक्ट जितना भी आप बैटरीज वगैरह या कोई भी लगाते हैं, तो वो भी क्या है, डीसी करंट है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो डीसी मोटर डायरेक्ट करंट वाली मोटर है, उसका भी क्या काम है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उसके अंदर देखिए मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब वो घुमाएगा तो किस में होगा, कन्वर्ट। वो मोटर यूं यूं घूमेगी तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर दो तरह के हैं। स्टेप अप हो सकता है ट्रांसफार्मर, जो क्या करता है कि नीचे वाली वोल्टेज को ऊपर वाली में कन्वर्ट करेगा। तो इसको अगर एग्जैक्ट भाषा में बोलना हो तो लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट, लो वोल्टेज है हाई करंट की, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट में कन्वर्ट करता है। ऐसी जो स्टेप डाउन वाला होता है वो क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट को ये लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट में कन्वर्ट करता है। इसको सीधा सीधा ऐसे याद कर लीजिए, स्टेप डाउन का मतलब होता है कि हाई वोल्टेज को नीचे लेके आना, और स्टेप अप का मतलब होता है लो वोल्टेज को ऊपर लेके जाना। बस ऐसे समझ लेना। फिर जो एसी डायनमो है, जिसको कि अल्टरनेट करंट डायनमो होती है, जिसको हम जनरेटर भी बोल देते हैं, आपके घर में भी कई बार आपने देखा होगा जनरेटर होते हैं। इट इज़ ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी। देखिए जनरेटर को हम यूं 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 करके यूं छोड़ देते हैं तो वो गोल गोल घूमने लग जाता है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से वो मैकेनिकल जो गोल गोल कर क्या कर रहा है, गोल गोल घूम के क्या वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कई बार आपने देखा होगा कि साइकिल के चक्के होते हैं, यूं यूं आप साइकिल चलाते हैं, आगे बल्ब जल जाता है, वो भी क्या है, वो भी एक डायनमो का ही पार्ट है। यानी कि वहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी यूं पैडलिंग कर रहे हैं, उससे वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करता है। ठीक है दोस्त, ये कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे वो यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दिया, यहाँ एक मैग्नेट लगा दिया, यहाँ फिर ये कॉइल है, इसको आप घुमा रहे हैं इन मैग्नेट्स के बीच में, तो जब इसको मोटर से यूं घुमाने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नेट का फील्ड है, ये मैग्नेट का फील्ड है, तो ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर देगा। फिर यहाँ पे क्या है कि ये तो कॉइल है, तो कॉइल के अंदर करंट आएगा, जिसको कि हम निकाल के स्टोर कर लेंगे या आगे इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इसके अंदर कंसेप्ट हो जाएगा। आई थिंक ये लास्ट ही था इसके अंदर। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा हमने चैप्टर देखा है इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ इसके अंदर। अब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी में इतनी है कि कोई मतलब नहीं है उनको करने का, ये कोई वैसा एग्ज़ाम ही नहीं है कि हम इसको कोई IIT की तैयारी करने बैठे हुए हैं ना, तो कोई सेंस नहीं बैठता है कि हम उन चीज़ों में घुसें। हालांकि मैंने एक्स्ट्रा ही बताई हैं, आप देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी चीज़ें भी मैंने बताई हैं जो इतनी रेलिवेंट आपको देखने में लगेंगी भी नहीं, स्टिल मैंने बता दी हैं वो। तो इसीलिए बताई हैं कि हम हमेशा, मैं चाहता हूँ मेरे जो स्टूडेंट हैं ना, वो कहीं भी खड़े हों तो पता लगे कि भाई ये कुछ पढ़ के आए हैं। ऐसा थोड़ी है कि मेरा नाम खराब कर रहे हो तुम, कि 4 लोगों के बीच में खड़े हो, तुम्हें पता ही नहीं कि ये चीज़ होती क्या है। कम से कम इतना ज्ञान तो मैंने दे दिया जितना कोई देता नहीं है, कोई कोशिश भी नहीं करता कि ये सब चीज़ें बताए अननेसेसरी की। लोग बस रटवा के 4 चीज़ें और चले जाते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊँ।
चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।